हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रेशो के चैप्टर के अंदर सोल्वेंसी रेशोज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6 आरबीडी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है ये, इसका एग्जांपल नंबर 6 देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करें। नया टॉपिक है सोल्वेंसी रेशोज। कल हमने लिक्विडिटी रेशोज के सवाल किए थे। आओ बेटा, आप लोगों को नोट्स याद है? चलो शुरू करते हैं फिर तेजी से। एग्जांपल 6 में लिखा है कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो, और काफी सारे आइटम दे रखे हैं। बेटा जब हमें बहुत सारे आइटम दे रखे हो तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, मार्क कर लेना चाहिए कि कौन सी चीजें क्या क्या है। एक बार लिख ले सब लोग, चलो लिखो, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं लिखते जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा ये शेयर होल्डर फंड है, एसएचएफ लिख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, शेयर होल्डर फंड है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर ये भी शेयर होल्डर फंड है। जनरल रिजर्व, सर ये भी शेयर होल्डर फंड है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी शेयर होल्डर फंड है। और पी&एल प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर होल्डर का ही होता है, शेयर होल्डर फंड है। सारी लेफ्ट साइड की चीजें शेयर होल्डर फंड थी। 8% डिबेंचर्स होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, कल भी बताया था मैंने, लिख लो नॉन करंट लायबिलिटी, लगातार 3 दिन से बता रहा हूं। बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, और बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटी। लिख लिया सबने? चलो अब हमें करना क्या है, अब मेरे को तो लगी नहीं रहा, करवाने की जरूरत भी थी क्या। कौन सी रेशोज है बेटा ये, सोल्वेंसी रेशोज। एग्जांपल नंबर 6 ना। तो हमें निकालना क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशो, ये लिखा हुआ है। अब देखो बेटा थोड़ा सा आरबीसी में कंफ्यूजन रहता है क्या। पहली बात तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। सर जो नाम पहले है, नाम से पहचान है, डेब्ट ऊपर इक्विटी नीचे। अब बेटा नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो वैसे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। क्या होता है? लेकिन आपकी राजस्थान बोर्ड की जो किताब है, इसमें डेब्ट का मतलब कभी तो लेता है टोटल डेब्ट, और कभी क्या ले लेता है, केवल डेब्ट। अब ये थोड़ी समस्या है, इस सवाल में इसने क्या ले रखा है, टोटल। हाँ बेटा, हमारी वीडियो पॉज हो गई थी कुछ। आओ बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पे डेब्ट, वैसे तो डेब्ट का मीनिंग केवल क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन राजस्थान बोर्ड के अंदर है ना, इसको कई बार टोटल डेब्ट ट्रीट कर लेते हैं, कई बार डेब्ट। तो मेरी सलाह है कि जब तक अगर स्पेसिफिकली ना लिखा हो सवाल में टोटल डेब्ट मानो, तो आप क्या मान के चलना, डेब्ट मानना। और डेब्ट का मीनिंग नॉन करंट होता है। लेकिन अगर हम इसे टोटल डेब्ट से सॉल्व करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल डेब्ट का मीनिंग सारी लायबिलिटीज, यानी कि नॉन करंट भी और करंट भी। तो हमने इस सवाल को थोड़ी देर के लिए टोटल डेब्ट वाला सॉल्व कर लिया। तो टोटल डेब्ट का मीनिंग क्या हुआ, नॉन करंट तो डिबेंचर और लोन हो गए, करंट हो गए क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो टोटल हो गया 8.5 लाख। फिर हमने सॉल्व किया इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का मतलब केवल इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी वाली कैपिटल भी आ जाती है, प्रेफरेंस वाली आ जाती है, और सारे रिजर्व्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया 6.5 लाख। डिवाइड किया हमने तो आंसर आ गया 1.3:1। अब इस सवाल को बुक वालों ने 2 बार सॉल्व किया हुआ है, एक बार टोटल डेब्ट वैल्यू लेते हुए और एक बार केवल डेब्ट। मेरी सलाह है कि आप, ये तो मैंने फिर भी टोटल डेब्ट से करवाया, आप क्या करना, डेब्ट ही लेना, क्योंकि रियल में जो सही वर्ड है वो डेब्ट ही होता है। डेब्ट इक्विटी का मतलब केवल डेब्ट होता है, और केवल डेब्ट होगा तो ऊपर क्या लेंगे अपन, नॉन करंट लायबिलिटी, यानी ऊपर क्या लेंगे, 8 लाख ही लेंगे ऊपर, 8.5 की बजाय। आ रहा है समझ में सभी को, क्लियर है। चलो एग्जांपल नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं। क्या नहीं, अगर वहां पे लिखा टोटल डेब्ट वगैरह या कुछ ऐसा दे रखा हो तो कर देना, वरना आप तो यही मान के चलो डेब्ट ही है। एग्जांपल नंबर 7 क्या लिखें, क्या निकालना है बेटा 7 में, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, फिर से डेब्ट इक्विटी रेशो बेस्ड ऑन, आ गया ना। लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब कौन सा लू, दोनों या केवल नॉन वाले, केवल नॉन वाले। लॉन्ग टर्म कौन से होते हैं, लंबे वाले। तो चलो सवाल ने साफ साफ तुम्हारे उस डाउट को क्लियर कर दिया, अगले नहीं। डेब्ट इक्विटी रेशो निकालना है, फार्मूले में क्या लिखेंगे, डेब्ट अपॉन इक्विटी। आ जाओ, क्या क्या दे रखा है सवाल में, हाँ टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को टोटल डेब्ट लिख लो बेटा। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब टोटल डेब्ट, और बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 8 लाख, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 50,000। बहुत ही अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर सकते हो इस सवाल को। करें, देखो बेटा जरा एक बात समझना, बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है, यानी यहां पे डायरेक्ट ना तो डेब्ट दे रखा है ना ही इक्विटी, तो वर्किंग नोट बनेगा। सुनना बेटा कैसे करेंगे ध्यान से, क्या आपको पता है टोटल लायबिलिटी का मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी होता है, हाँ या ना। राजी हो सब लोग मेरी बात से? क्या आप लोग इस बात से राजी हो कि ये टोटल डेब्ट होता है?
क्या मैं टोटल लायबिलिटी सवाल में दे रखी है? जी हां, 8 लाख रुपए की टोटल लायबिलिटी सवाल में दे रखी है। क्या हमें शेयर होल्डर फंड पता है? जी नहीं पता है। क्या हमें टोटल डेप्ट पता है? जी हां, 3 लाख रुपए के टोटल डेप्ट से, हां या ना? ये बात समझ में आई है आप लोगों को? क्लियर हो रही है? इन दोनों का मीनिंग टोटल डेप्ट होता है, इन दोनों का टोटल जरूर दे रखा है 3 लाख रुपए। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की लायबिलिटीज जो हमें दूसरे लोगों को चुकाना है। अभी आएगा, वो भी काम आएगा। अभी समझ में आया ये जो मैंने लिखा? चलो यहां लिखा शेयर होल्डर फंड, या चलो तुम्हारे हिसाब से करें तो 8 लाख को यहीं रखो, ये 3 लाख इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, ये शेयर होल्डर फंड ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये एक चीज आ गई। कितना आ गया? इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, ये कितना आ गया? 5 लाख। बच्चे कहते हैं सर यहां करंट लायबिलिटी दे रखी थी, और वहीं से वो फंसना चालू हो जाते हैं। थोड़ी देर में आपको फंसा के दिखाता हूं एक बार। बच्चा कहता है कि सर टोटल लायबिलिटी बराबर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, आपने हमें याद करवाया था, हमने पेपर में यहीं से शुरू किया। टोटल लायबिलिटी की वैल्यू डाली कितनी? 8 लाख। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी डाली? बोलो, 50,000। सर टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी थी। कई बार तो बच्चा एक्सटर्नल केवल नॉन करंट को मान लेता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर चुकाने वाला पैसा, और टोटल का मतलब जिसको चुकाना है, चाहे वो लंबे समय का है चाहे वो छोटे समय का है। यानी उन्होंने टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब था टोटल डेप्ट। क्या टोटल डेप्ट की वैल्यू यहां आ सकती है, हां या ना? कैसे आएगी? मैंने करंट लायबिलिटी की वैल्यू डाल दी, तो अब कैसे आ जाएगी टोटल डेप्ट की वैल्यू? नहीं आ सकती ना। तो यानी कि अब हमारे पास दो चीजें मिसिंग है। हमेशा किसी भी चीज में वैल्यू निकालनी हो, एक चीज मिसिंग हो तो वैल्यू निकल जाए, दो चीज मिसिंग हो तो वैल्यू कैसे निकले? नहीं निकल सकती। यानी यहां पे लिखते ही आप फंस गए। यहां पे हमने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? देखो, हमने इसको लिखा कि टोटल लायबिलिटी का फार्मूला ये हो सकता है या नहीं हो सकता? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट हो सकता है ना। इसलिए हमारा आंसर निकल गया, क्योंकि हमें यह भी पता है और यह भी पता है। 3 में से 2 चीजें पता है तो एक मिसिंग वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन 4 में से अगर 2 चीजें पता है तो 2 चीजें नहीं निकल सकती। आ रहा लॉजिक समझ में? ये पता है आपको टोटल डेप्ट क्यों रखा मैंने आपको जिस दिन यहां बैलेंस शीट बना के दिखाई थी, वहां पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी, सुनना दोबारा से एक बार। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, मैंने आपको क्या कहा? इन तीनों का टोटल होता है टोटल लायबिलिटी, इन दोनों का टोटल होता है टोटल डेप्ट, इन दोनों का टोटल होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। बस यही लॉजिक्स हैं जो काम आते हैं सवालों में। क्लियर है? लगा लगा के देख लेना जैसे सवाल सोल्व हो जाए। मुझे तो पता है कि ये होगा, मेरी तो प्रैक्टिस है, लेकिन आप लोग रट नहीं सकते सवाल को कि सर ये आएगा तो ऐसा लगाना है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो केवल कॉपी मत करना, घर जाके दोबारा खुद सोच के करना सवाल को। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो सर अभी डेप्ट बाकी है, फिर से यही फार्मूला लगा रहा हूं बेटा मैं। ठीक है? कंटिन्यू करते हुए फिर से यही फार्मूला लगा रहा हूं, क्योंकि टोटल लायबिलिटी बराबर क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट, या एक सेकेंड को ना, टोटल डेप्ट का फार्मूला लगा दूं, क्योंकि टोटल डेप्ट बराबर क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट हमें पता है सवाल में कितने के थे? 3 लाख। हमें नॉन करंट लायबिलिटी नहीं पता। करंट लायबिलिटी पता थी, कितनी थी? 50,000। ये इधर आके माइनस हो जाएगी, तो 2.5 लाख की क्या बच गई? नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ या ना? ये लो निकल गया 2.5 लाख। तो ये हो गया 0.5:1। मैच कर लो। आ रहा है? क्लियर है सभी को? डन? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 7 से एग्जांपल नंबर 8 पे। यहां 3 देखो, पेपर में इस तरीके का ही आता है। पेपर में है ना एक साथ 3-4 चीजें आती है। एग्जांपल नंबर 8। क्या बेटा? यही सवाल? हाँ, तो पेपर में इस तरीके की चीजें आती है, एक ही सवाल में 2-3 चीजें पूछ ली जाती है। तो हमेशा कैसे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए वो देखो। ऐसा सवाल ज्यादा आसान रहता है, वैसे लिखो सीखो करना कैसे है। पहले जो 3 चीजें पूछी हैं उनके फार्मूले लिख दो, क्योंकि इसका मार्क्स जरूर लेने हमें। और फार्मूले लिखने के बाद 1-2 लाइन की जगह खाली रखना। यानी मान लो एक पन्ना तो अपन ने 3 सवाल ये फार्मूले लिखने के लिए काम में ले लिया पेपर में, समझ गए? एक पेज आ रहा है आपका, उसमें तीनों के फार्मूले लिख दो। पहला क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, और जगह खाली छोड़ दिया करो सॉल्व करने के लिए। अगले पेज पे फिर आप लोग वर्किंग नोट बना सकते हो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या हुआ? सर केवल डेप्ट ले लें, नीचे इक्विटी। एक बार इनका आंसर देखोगे इन्होंने इसमें क्या यूज किया हुआ है? डेप्ट के अंदर टोटल यूज किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। प्रोप्राइटरी रेशियो, मुद्दा ही होता है कि अगर आप पेपर में यहाँ टोटल वर्ड लिख के आए हो तो टोटल अलाउड है, अगर केवल डेप्ट वर्ड लिख के आए हो तो नॉन करंट वाला अलाउड है। ठीक है? दूसरा फार्मूला कौन सा पूछा है? प्रोप्राइटरी रेशियो। मुझे पूनम बताएगी इसका फार्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का? अपॉन
टोटल एसेट्स। हम दरी के नीचे टोटल एसेट्स को छुपा के ऊपर खुद बैठ जाते हैं और प्रोप्राइटर के फंड को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। चलो तीसरा कौन सा है बेटा? सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो में क्या करते हैं मुझे क्या बताएगी? नीचे टोटल एसेट्स को छुपाते हैं और दरी के ऊपर खुद हट जाते हैं और किसको बैठा देते हैं? टोटल डेब्ट्स को। यही फार्मूले है। फार्मूले लिखने के बाद जगह खाली छोड़ा करो और वर्किंग नोट बनाने की तैयारी शुरू। चलो वर्किंग नोट्स देखते हैं। अब हमें एक बात पता चल गई, क्या? हमें डेब्ट चाहिए, हमें टोटल डेब्ट चाहिए, हमें टोटल एसेट चाहिए और शेयर होल्डर फंड चाहिए। फार्मूला लिखने के बाद यह पता चल जाता है कि चीजें चाहिए क्या क्या। अच्छा, यहां पे टोटल डेब्ट है, अगर यहां पे टोटल डेब्ट लिख दूं तो एक ही बारी से काम चल जाएगा, लेकिन आपकी जैसी मर्जी, आप बोलो डेब्ट से सॉल्व करो या टोटल डेब्ट से, जो आप बोलो, किसी से भी सॉल्व कर लो, जो आएगा आपका सही माना जाएगा। डेब्ट, टोटल डेब्ट लिखूं? चलो मैं यहां पे भी वर्ड चेंज करके क्या लिख रहा हूं? टोटल डेब्ट लिख रहा हूं। चलो अब देखो दे क्या क्या रखा है। एक बार मुझे जो दे रखा है ना वो सारी चीजें बता दो ताकि मुझे आसान रहे। लॉन्ग टर्म, हाँ, करंट एसेट्स, चलो और कुछ? बस आओ बेटा आओ, चलो सॉल्व करें। देखो बेटा देखो, वर्किंग नोट बनाए। हमें चाहिए सर टोटल डेब्ट। बेटा सुनो, टोटल डेब्ट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों चीजें आएंगी, यानी कि 50,000 ये और 75,000 ये दोनों तो मेरी क्या हो गई बेटा? नॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में केवल करंट लायबिलिटी आएगी, कितने की थी? 37,500। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको। ये 50 और 75, एक 25 और साथ एक 32, 1,62,500। तो यहां पे भी रख दो 1,62,500 और यहां पे भी रख दो 1,62,500। और क्या चाहिए? इक्विटी चाहिए। बेटा इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। यहां पे शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा है तो यह हमें निकालना पड़ेगा, 2 मिनट बाद निकाल लेते हैं। और क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। चलो टोटल एसेट्स पहले निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स सर, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों दे रखी हैं सवाल में, 2,70,000 और 67,500। तो ये हो गई 3,37,500। तो टोटल एसेट्स 3,37,500, 3,37,500। हाँ या ना? ये वाला तो अभी भी निकल सकता है, 1,62,2 चलो बाद में निकालेंगे। और क्या चाहिए था? केवल हमें शेयर होल्डर फंड चाहिए। दोनों में मीनिंग वही है, इक्विटी लिखो या शेयर होल्डर फंड लिखो एक ही बात है। इसका मीनिंग क्या होगा इसके लिए जरा सुनेंगे। बेटा सुनो, क्योंकि अब कुछ निकल नहीं रहा है यहां शेयर होल्डर फंड का कुछ भी, तो फिर वही वाला फार्मूला लगाओ, टोटल लायबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, क्या मैं टोटल लायबिलिटी को टोटल एसेट लिख सकता हूं? क्या शेयर होल्डर फंड निकालना है उसको तो ऐसे रखना पड़ेगा। क्या मैं इन दोनों को टोटल डेब्ट लिख सकता हूं? बस टोटल एसेट्स कितनी थी हमारी? 3,37,500। शेयर होल्डर फंड तो फाइंड आउट करना है। टोटल डेब्ट हमने निकाला था 1,62,500। तो बेटा शेयर होल्डर फंड कितना निकल आएगा? 3,37,500 में से 1,62,500 माइनस कर दो तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 000, 2 और 5 7, 6 और 7 13, 1 और 1 2 और 1 3, 1,75,000। तो यहाँ रख दूंगा 1,75,000 और कहाँ था? यहाँ था 1,75,000। आप लोग इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे मेरे ख्याल से। डिवाइड करना है, डिवाइड तो करते रहना, मैं करूँगा तो टाइम लगेगा बेकार में, है ना? अच्छा नहीं, करने को कर देंगे, ऐसे दिक्कत नहीं है। करना है क्या? छोड़ो कर लेना। आ जाओ आगे देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर कौन सा? ये 8 था, तो 9 पे आ जाओ बेटा। 9 पे भी फिर से हमसे कितनी चीजें पूछी हैं, है ना? चलो एग्जांपल नंबर 9 में क्या दे रखा है देखो, डेब्ट इक्विटी रेशो
डेब्ट इक्विटी रेशो, तो डेब्ट इक्विटी रेशो का फार्मूला क्या लिखेंगे बेटा, डेब्ट ऊपर और इक्विटी नीचे, यानी शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या पूछा है हमसे सवाल में, प्रोप्राइटरी रेशो, बी क्या पूछा है, प्रोप्राइटरी, वही से पूछा है फिर से। प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब ऊपर तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल असेट। और सी क्या पूछा है, फिर से वही है क्या, तीनों ही, सोल्वेंसी रेशो। कैसे आएगा, ऊपर टोटल डेब्ट और नीचे टोटल असेट, इसे भी टोटल डेब्ट कर दूं, डन। चलो बेटा देखो सवाल करना कैसे है, पहले चीजें छाट लो, आओ मेरे साथ छाटो। इक्विटी शेयर कैपिटल एसएचएफ, जनरल रिजर्व एसएचएफ, पी एंड एल का लॉस है बेटा, लॉस को अच्छे से हाईलाइट कर लेना, माइनस करेंगे इसको, एसएचएफ ही लिखो लेकिन माइनस का है ये। डिबेंचर्स होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी एनसीएल, लोन फ्रॉम बैंक एनसीएल, लोन नॉन करंट होता है, करंट लायबिलिटीज तो सीएल है ही, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, और गुडविल पे स्टार मार्क करो, साइड में लिख लो इंटेंजिबल असेट, क्या लिख लो, इंटेंजिबल असेट, और इसके दो ट्रीटमेंट आएंगे, अभी बताऊंगा क्या करना है। फिर क्या आएगा, अदर नॉन करंट असेट्स, तो नॉन करंट होती हैं, अदर नॉन पे तो एनसीए लगाई लो, और करंट असेट्स पे करंट असेट्स लगा लो सीए। अच्छा गुडविल भी जो होती है ये भी वैसे नॉन करंट असेट्स होती है, तो एनसीए लिख लो, इस पे भी क्या लिख लो, एनसीए लिख लो, और हाईलाइट कर लेना गुडविल को। करें बेटा सवाल सॉल्व। चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल डेब्ट की, ठीक है, टोटल डेब्ट बताओ बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी थी 11 लाख और 8 लाख, और कुछ भी थी नहीं। करंट लायबिलिटी कितनी थी, साफ साफ दे रखी थी, कितनी, 4 लाख, हाँ या ना, आ रहा है समझ, तो 11 8 1904 कितना आ गया, 23 लाख, हाँ या ना। तो यहां ऊपर भी लिखेंगे 23 लाख, यहां पे भी लिख देंगे 23 लाख। किसी को कोई डाउट नहीं। अब जो सिखा रहा हूं वो चीज ध्यान से सुनना। टोटल असेट में असेट दे रखी है, करंट असेट दे रखी थी क्या, नहीं दी, कहां थी, हाँ थी, बिल्कुल। टोटल असेट का फार्मूला क्या होता है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। इतना ही नहीं, जब किसी सवाल में इनटेंजिबल असेट हो तो वो टोटल असेट में से भी माइनस होती है, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड में से भी माइनस होती है। आप लोग चाहो तो अपने रूल्स में लिख लो, टोटल असेट में से, यानी यहां पर अगर मैं कहूं तो क्या माइनस होगी, गुडविल इसमें से भी माइनस होगी, और गुडविल इसमें से भी माइनस होगी, और गुडविल इसमें से भी माइनस होगी। आ रहा है समझ में। शेयर होल्डर फंड क्या बेटा, एक्चुअली एक रूल होता है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व होता है, लायबिलिटी साइड का आइटम, और गुडविल एक असेट साइड का आइटम होता है। ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते, मतलब रिजर्व और गुडविल, ये आपस में हमेशा सेट ऑफ करने पड़ते हैं, जब बड़े हो गए तब पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हमें यहां पे केवल क्या याद रखना है कि अगर इनटेंजिबल असेट मिलती है गुडविल, तो गुडविल की वजह से हमारे रिजर्व्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे रिजर्व्स कम हो जाते हैं, असेट में ले जाओ, मतलब असेट में से हटा दो इसको, तो गुडविल असेट को कम कर रही है और रिजर्व को कम कर रही है। इसका लॉजिक अगर दिखाऊं तो यहां देख सकते हैं इंट, हाँ तो वो भी माइनस आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो तो बेटा नॉन करंट असेट्स में 3 आइटम थे, कौन कौन से थे, गुडविल थी 5 लाख, 25 लाख और 20 लाख, यही थे ना, 5 लाख, 25 लाख और 20 है या 2 लाख है, 20 है। माइनस क्या कर दूं, 5 लाख माइनस कर दूं बेटा गुडविल के, आ रही है बात समझ। तो 2500, पहले तो मैं नॉन करंट असेट पूरी जोड़ूंगा, मेरे को तो टोटल एसेट में से माइनस करना है ना। तो अगर कोई पूछे टोटल एसेट कितनी, तो टोटल एसेट तो 20 और 25 और 30 और 20 50 लाख है। 50 लाख में से 5 लाख कम किया, इसलिए कितनी आई, 45 लाख, हाँ या ना। कितना आ जाएगा यहां पे, 45 लाख। उसी तरह से अब हमें निकालना है शेयर होल्डर फंड। कैसे निकलेगा, टोटल लायबिलिटी बराबर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस क्या, पूरी वैल्यू ले रखी है, माइनस तो करते हैं। एक बार देखो इन्होंने नीचे कुछ लिखा है क्या नोट्स में, आपके एक काम करेंगे, किसी और सवाल में चेक कर लेंगे। अगर ये नहीं कर रहा होगा तो आप लोग भी मत करना माइनस, ठीक है। अगर किसी और सवाल में भी नहीं कर रहा होगा तो आप लोग मत करना इसको, ठीक है। फिलहाल एक बार कर दिया हमने माइनस, या हटाओ इसको, तो ये कितना आ गया, 50 लाख,
सीबीएसई में देते ही नहीं है। ये जरूर सुना है 50% वो माइनस हाँ, इंटेंजिबल असेट नहीं है एक्चुअली, वैसे सही बात नहीं, फिक्टिशियस असेट, हाँ फिक्टिशियस असेट्स तो होती हैं, हाँ वो कोई भी एक्सपेंस हो, मिसलेनियस एक्सपेंस वगैरह। चलो यहाँ आ जाओ, टोटल लाइबिलिटी का फार्मूला फिर से यही वाला यूज करेंगे, टोटल लाइबिलिटी वाला, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी को टोटल असेट लिख सकता हूं, शेयर होल्डर फंड एज इट इज रहेगा, और इन दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूं, टोटल डेब्ट। जो मैंने यहां किया था सेम टू सेम यहां कर रहा हूं मैं, हाँ है ना। टोटल असेट की वैल्यू कितनी है, 50 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है, ये तो निकालना है, और टोटल डेब्ट कितने थे, 23 लाख। तो शेयर होल्डर फंड निकल आएगा कितना, 50 में से 23 माइनस हो जाएगा 27 लाख रुपए। तो यहां पे क्या रख दूं, एक तो यहां रख दूंगा 27 लाख और एक बार यहां रख दूंगा 27 लाख। डिवाइड तो आप लोग कर ही लोगे, क्लियर है। चलो करूं क्या, चलो ठीक है, और नीचे वाला करूं, हाँ ये वाला। देखो 23 और 27 में कुछ भी कॉमन, अच्छा ये वाला ऊपर वाला क्या, अरे क्या है इसमें, 1,62,500 को 1,75 से डिवाइड करना है, तो 1,62,500 को 1,75 1750 से करना है। काट लो इसको, जिससे कट जाए, किससे कटेगा बताओ, 1 वजह 7 और 2 9 और 5, 1 वजह 7 और 2 9 और 5 14, 3 से तो कटेगा नहीं, यानी 5 से काट दो बस। 5 3 15 बचा, 2 5 5 25, 350, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 5 25, 325, 5 7 35 बचा 0, 5 6 30, 5 5 65, कितना बचा 65 बटा 70, हो गया सॉल्व। कितना आएगा, 7 8 56, 7 9 63, सॉरी 7 9 63, बचा कितना 2, तो 7 दूनी 14, तो 0.92:1 मैच कर लो। क्या समझ, हाँ वो 92 भी लिखाओगे तो चलेगा, आरबीएससी में 2 डिजिट तक करना होता है, ठीक है। चलो आया समझ, तो 0.92, हाँ बेटा हाँ, मार्क्स नहीं मिलेगा, छोड़ सकते हो, छोड़ने को तो आपके ऊपर है, कितना भी छोड़ो, अगला मार्क्स नहीं। चलो आओ आगे क्या है। वैसे एक बात याद रखना, कहीं पे भी अगर पेपर में डिवाइड करने में डिफिकल्टी आ रही है, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जितना मार्क्स कट रहे हैं कट लेने दो। आप 80 में से 80 नहीं ला रहे हो, तो अगर 80 में से 80 नहीं ला रहे हो ना, तो इसका सॉल्व करने में जितना टाइम लगा रहे हो उतनी देर में 1 नंबर का कोई दूसरा सवाल सॉल्व कर लोगे। तो बेहतर है कि 1 नंबर आधा नंबर कट भी रहा है तो टेंशन मत लो। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में डिवाइड में ज्यादा दिक्कत आ रही है, लीव इट, छोड़ दो वहीं पे जहां पे तुमने किया है, टेंशन मत लो। आओ, लेकिन कंपैरेटिव कॉमन साइज जो सवाल आएगा ना, उसमें डिवाइड में दिक्कत आएगी आएगी, और उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसमें काम ही डिवाइड करने का होता है, एब्सोल्यूट चेंज का, है ना। तो उसमें छोड़ नहीं सकते, वो तो करना ही पड़ेगा, और दशमलव के बाद 2 डिजिट तक। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 10। चलो, रोहिणी लिमिटेड के पास 5% डिबेंचर है 4 लाख के, और इसका प्रॉफिट वो आ गया बेटा ये वाला, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 और 11। चलो उस वाले बोर्ड पे कर लें, एक साथ ही हो जाएंगे फिर ये। क्या बेटा, हाँ वो भी करेंगे, 10 और 11 तो कर ले, वो भी करेंगे, वो आप लोग करोगे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है अभी, 10। आपसे क्या पूछा एग्जाम्पल नंबर 10 में, वीडियो चल रही है ना, हाँ वीडियो चल रही है। रोहिणी लिमिटेड हैज 5% डिबेंचर 4 लाख रुपए के, तो मैं लिख देता हूं, हमें दे क्या रखा है कि 5% डिबेंचर कितने रुपए के हैं, 4 लाख के। समरी बनाने से क्लैरिटी मिलती है। अब प्रॉफिट कौन सा दे रखा है जरा पढ़ के बताओ, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जो चाहिए वो डायरेक्ट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा दे रखा है, कितना 1.5 लाख रुपए का। और लिखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो, ये आप लोगों को है ना बुद्धू समझते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या फार्मूला होता है सर, ये ऊपर आ जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे क्या आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यही तो आता है, ठीक है। तो ऊपर वाला तो डायरेक्ट दिख रहा है, कितना है 1.5 लाख। वर्किंग नोट में केवल क्या निकालना है हमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर डिबेंचर थे 4 लाख के, 4 लाख का 5% निकालना आता है सब लोग, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 20,000 रुपए। चलो 20,000, और इसका आंसर कभी भी रेशो में नहीं लिखते, हाँ टाइम्स में आता है, वेरी गुड बेटा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का आंसर किस में आएगा, टाइम्स में, याद रखना। 20 से डिवाइड कर दो, 7.5 टाइम्स आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो, ठीक है। ये बेटा 1 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है,
बच्चे को रेशो याद नहीं होता ना, समस्या क्या है, आपको रेशो याद है उसको, बिफोर आफ्टर में होता है सर। हाँ है ना। चलो आओ अगला देखते हैं, अगले में परेशान करेगा शायद वो आपको। इसमें आफ्टर दे रखा है। हाँ तो बस वही मेहनत करनी है थोड़ी सी। कौन सा एग्जाम्पल नंबर अब 11? एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या क्या दे रखा है पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट सर्विस रेशो, अंडरलाइन कर लो। अब कहोगे सर ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, आपने पढ़ाई नहीं था। डेब्ट सर्विस रेशो, डेब्ट का मतलब होता है डिबेंचर, सर्विस का मतलब डिबेंचर वालों की सर्विस में उनको क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है बेटा, इंटरेस्ट कवरेज। तो ये मत बोल देना आउट ऑफ कोर्स आया था। चलो नहीं सच बता रहा हूं, हाँ लिख दो आईसीआर। आगे क्या है, वरना घर आके यही बोलते पक्की बात है, अगर ये आज पढ़ा नहीं होता तो उस दिन यही बोलते सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था डेब्ट सर्विस रेशो। एंड राइट योर कमेंट ऑन इट, वो जाने दो बाहर में। प्रॉफिट आफ्टर को अंडरलाइन कर लो बेटा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 1,08,000। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, कितना, 1,08,000। और कहां गया, इनकम टैक्स का रेट था 40%, यानी जो टैक्स की रेट थी वो कितनी है 40%, और 8% डिबेंचर है 2.5 लाख रुपए के, हाँ या ना, 8% डिबेंचर कितने रुपए के, 2.5 लाख के। आओ बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालें। कैसे निकालेंगे सर, ऊपर चाहिए नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन से वाला, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे क्या आता है सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यही होता है। चलो वर्किंग नोट बना लें, पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाल लें, वो तो इजी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इक्वल्स टू डिबेंचर इंटू R%, डिबेंचर थे 2.5 लाख के, R% कितना, 25/8 यानी कि कितना आ जाएगा 20,000 रुपए, हाँ या ना। ये तो समझ में आ गया सबको कि कितना आएगा 20,000। दूसरा क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, आफ्टर वर्ड हो, तो इसे किससे डिवाइड करना चाहिए, 1 माइनस, और अलग से क्या जोड़ देना चाहिए, इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था 1,08,000, 1 माइनस टैक्स रेट देखो कितनी है, 40% को लिखेंगे 0.4, और प्लस इंटरेस्ट अलग से लिखेंगे थोड़ा दूर 20,000 रुपए। तो 1,08,000 को 0.6 से डिवाइड करना है 20,000। अब आधे बच्चों को तो 0.6 से डिवाइड करना नहीं आता, पहले आप नॉर्मल 6 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा उसमें एक 0 बढ़ाएंगे या कम कर देंगे, बढ़ाएंगे। 6 कम 6 48, तो आ जाएगा 1,80,000। नीचे पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होता है, पता है ना, नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा था ना आधों को तो ये सॉल्व करना ही नहीं आएगा। प्लस 20,000, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, यहां पे रख दोगे 2 लाख और आंसर आ जाएगा कितना 10 टाइम्स। बताओ समझ आया या नहीं आया, पूनम आई है 2 सवाल समझ में नहीं आया, जाने दो, ये आए बस ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्टिविटी रेशियोज 0.4 जी, अरे नालायक, अच्छा एक सेकंड, मैंने पहले भी उस दिन बताया था कि अगर 30% होता है इसका मतलब होता है 30/100, हाँ या ना। 30/100 को सॉल्व करते हैं, ये 0 से ये 0 कट गई, क्या बचा 3/10। 3/10 को अगर लिखना हो तो 0.3 लिखेंगे। क्या आप मुझे इस तरीके से समझाना पड़ेगा आप लोगों को, हे राम भगवान भला करे तुम लोगों का। चलो ठीक है, चलो अब अनसॉल्व क्वेश्चन करोगे, एक्टिविटी रेशियोज करवा दूं तो 0.25। आज के लिए इतना ही, कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।